अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इतरत ज़हरा और विजन ग्रे स्टूडियोज़ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस, सर साद शहीद ज्वाइन करते हैं, जो कि हमें जर्मनी से ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। सर सबसे पहले तो आज मैं आपको मुबारकबाद दूंगी वो इस बात की कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारे नाजरीन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और उसकी सबूत ये है कि आज मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस प्रोग्राम्स से मैंने इकट्ठे किए हैं, जो कि कमेंट्स की सूरत में हमें मिले हैं, कि आज के प्रोग्राम में हम अपने फॉर्मेट को नहीं लेके चलेंगे, बल्कि हम ऑडियंस के क्वेश्चंस को ही हम एड्रेस करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। मैं इस बात पर बहुत खुश हो रही हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें आ रहा है। आपके क्या तासुरात है? हाँ जी, ये अच्छी बात है। अगर तो जरूर उठाना भी चाहिए उनके सवाल आते हैं, तो इससे हमें भी बड़ा फायदा होता है। खुद उस सिचुएशन में जाके जब प्रोसेस करते हैं अपने आप को, तो हमारी अपनी इस्लाह भी उसमें काफी ज्यादा हो जाती है। सही। तो क्वेश्चन आंसर से ये सीखने का है, और मैं भी वेलकम करता हूँ। अच्छा है। बिल्कुल। और बड़ा मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि तामीर की हर ईंट पे लिखा था मेरा नाम, दीवार मगर आपसे मंसूब हो गई। यानी मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये हम अकेले ही हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और यकीनन वो अपने रिश्तों को बड़े शानदार तरीके से इमेंड कर सकते हैं ऐसी यूज़फुल टिप्स जो आप हमें देते हैं उनकी रोशनी में। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि एक सेगमेंट जिसका आगाज़ हमने लास्ट वीक से ही किया है, वो सेगमेंट ये है कि हम सर साद के ऊपर भी एक नज़र रखें। सर आज आपका यौम हिसाब है, हम चाहते हैं कि हम आपकी एवेलुएशन करें, क्रिटिकली हम जायज़ा लें कि आप वहाँ जाकर पढ़ने के अलावा क्या क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो हमने आपकी प्रोफाइल से डाउनलोड की हैं, आज हम आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ की तस्वीरें हैं और आप यहाँ क्यों कर पाए जाते हैं, आप वहाँ जाकर क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, है ना सरप्राइज? बिल्कुल सरप्राइज है, बिल्कुल सरप्राइज। अच्छी नजर रखी है आपने हमको। बिल्कुल। मैं अपनी आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन पे वो तस्वीरें डिस्प्ले करें जो कि सर साद की प्रोफाइल से हमने ली है। सर ये अच्छा, क्या चीज़ है? ये कहते हैं कि इसको उसमें हॉर्सेस के पीछे जो होती है, ये मौजूद स्टॉकहोम रॉयल पैलेस के अंदर, और 18th और 17th सेंचुरी में जो है बादशाह और मलका वगैरह को किसी भी कभी किया करते थे। अच्छा जब सर, उनकी रॉयल कॉरोनेशन। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, आप माइक को थोड़ा अप्रोप्रिएट करें। अच्छा, ये सर ये कोई बिल्कुल बेहतर है। ये कोई पैलेस जैसा लग रहा है मुझे, जैसे कोई बादशाहों के रहने की जगह हो। जी, ये स्टॉकहोम पैलेस के अंदर जो है उधर की तस्वीरें हैं। अच्छा। ये रॉयल पैलेस है, यहाँ पे स्वीडन के किंग और क्वीन वगैरह करते थे। ठीक है। और ये पैलेस जो है ये काफी पुराना बना हुआ है, और 1600s में जो है इसमें आगे ऊपर वाले पोर्शन में, तो उसके बाद से इसको रीबिल्ड किया और ये सेंचुरी तक रीबिल्ड करा। अच्छा सर, ये रीबिल्ड करके नहीं आफ्टर रेनोवेशन, ये क्या टूरिस्ट के लिए इन्होंने खोल दिया है? हाँ जी, अब ये जो है ये टूरिस्ट के लिए ओपन है, और काफी पुरानी चीजें भी हैं, काफी जो है वो तो वैसे की भी चीजें भी हैं यहाँ पे। ठीक है। सर ये व्यू क्या है? वो जो उनके ओरिजिनल ड्रेसेस जिस किस्म के होते हैं वो। अच्छा, तो सर ये ओरिजिनल ड्रेसेस प्रिजर्व किए हुए हैं या फिर ये उनकी
कॉपी है नहीं, ये रेप्लिका? रिक्रिएटेड। अच्छा, रेप्लिका, ठीक। इसके अलावा ये शायद उनका ये पैलेस के अंदर ही डिफरेंट कमरों की तस्वीरें हैं, जहाँ पे बादशाह वगैरह जाके कभी चाय पीते थे, नाश्ता वगैरह करना, कभी उनका रिफ्लेक्शन रूम होता था कि बैठ के सोचना है। सही। सो सर, ये आपको मौका मिला यहाँ बैठ के चाय पीने का? यहाँ पे मैं हाँ जी, चाय तो आप नहीं, वहाँ पे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। चलिए सर, आपने फिर यानी खूब रॉयल होके फीलिंग्स तो ज़रूर आई होंगी आपको कि आप भी एक रॉयल पर्सनालिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान जरा पास्ट में चला जाता है। सही। सर, ये व्यू जो हम देख रहे हैं ये क्या है? हाँ, ये पैलेस से बाहर निकल के, क्योंकि स्टॉकहोम कोई तकरीबन 16-17 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, तो उनके दरमियान जो है पानी ये बहता रहता है। ठीक है। छोटे छोटे लेक्स भी हैं, और वो सारा जो है वो आप जिस तरफ से भी निकलते हो थोड़ा दूर जाके आपको पानी का मंजर नजर आएगा। सही सर। और ये क्या बाहर का व्यू है इस पैलेस का? ये जो है बाहर का नहीं, ये जो है वो पार्लियामेंट हाउस है। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस है वहाँ का। अच्छा अच्छा, ठीक। यस, ये पार्लियामेंट हाउस। ठीक ठीक, सही। हाँ, ये दूसरी तरफ से। ठीक है। ये भी पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट के ही दूसरा व्यू है, और ये दूर से शायद आपने कैप्चर किया है? हाँ जी, ये दूर से मैंने कैप्चर किया है, वही एक बार किया है। कश्तियाँ वहाँ पे काफी आम पाई जाती हैं। ठीक ठीक। और ये वापस हम पैलेस के अंदर आ। यस, ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने ऐसी जगह एक्सप्लोर की और आपने हमारे नाजरीन को भी मौका दिया कि वो देखें कि स्वीडन की जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं वो कितनी शानदार हैं, कितनी खूबसूरत हैं, और हमने इस चीज़ को बहुत सिर्फ छोटी सी, हाँ, एक छोटी सी जो है ग्लिम्स है। मेरे पास एक ही दिन था, तो उसमें एक पैलेस हो सकता था और एक दूसरा म्यूजियम, वो हमने एक्सप्लोर किया। वैसे यहाँ पे पैलेसेस काफी ज्यादा हैं, 10-15 से ज्यादा पैलेसेस हैं। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा जाके मुझे भावलपुर में है हमारा एक नूर महल। जी जी, नूर महल, यहाँ का बड़ा शानदार नूर महल। हाँ जी, तो वो भी काफी अच्छा प्रिजर्व करके रखते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि हम भी कुछ थोड़ा सा ख्याल रख रहे हैं आजकल अपने हेरिटेज पर भी। बिल्कुल, बल्कि पाकिस्तान की शायद वो वाहिद हिस्टोरिक प्लेस है जिसको कि उसकी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व किया गया है, यानी वहाँ का डेकोर, वहाँ का फर्नीचर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से प्रिजर्व की गई हैं, और बड़ा शानदार महल है नूर महल। अगर आपको देखने का नाजरीन, अगर आपको इत्तफाक हो तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। सर, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ओरिजिनल फॉर्मेट पे, और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में हमने बात की थी रिलेशनशिप की, कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस के अंडर, और ऐसे रिलेशनशिप्स की जहाँ पर स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं, यानी इमोशनल रिलेशनशिप। और यहाँ पर हमने बात की थी बाउंड्री सेटिंग की, और हमने ऐसे सिम्टम्स को बताया था अपने नाजरीन को कि बाउंड्रीज़ अगर वीक हो जाती हैं तो रिलेशनशिप अपनी क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं। और आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो जो सवालात मेरे पास मौजूद हैं, पहला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, ये उमर जाहिद यूसुफ ज़ई साहब ने पूछा है कि ये कैसे हो सकता है कि बीवी और माँ के बीच में कोई पर्सन बैलेंस क्रिएट कर सके, यानी ऐसे तमाम मर्द हजरात जो कि शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, वो अपनी बीवी और अपनी माँ के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, यानी उन रिश्तों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है, तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए? ठीक है, इसका ताल्लुक तो हमारे पिछले प्रोग्राम है। जी जी सर। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये लाइफ स्किल्स नहीं सिखाया जाता है।
इंसान अगर बातचीत कर रहा है उससे बाउंड्री सेट करनी तो कैसे करेगी? ठीक है, ये काम करना पॉसिबल है, लेकिन अगर वाइफ का और मदर ख्याल और एहतियात से काम लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि क्रिएट बाउंड्रीज। अब हम बाउंड्रीज कैसे क्रिएट, ये पिछले प्रोग्राम दोबारा से जो भी करते हैं लेट द अदर पर्सन नो, और उनके साथ डिस्कस करके हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना ये जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम कोई कुछ सिचुएशन में से निकल जाते हैं जो जहाँ के वाइफ मदर इन लॉ का प्रॉब्लम है, उनको आप बोलते हैं कि वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं, वो अपनी पसंद और ये ग्रुप में कंसर्न आई जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर हम अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनका इजहार नहीं करते, यानी अपने फियर्स जो हैं उनको हम सप्रेस कर देते हैं या हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, और हम जो चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ही कुछ और होती हैं, या हम बाज़ोकात विड्रॉ करते नज़र आ रहे होते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि दूसरा पर्सन खुद ही मामलात को सॉर्ट आउट कर देगा। ये भी फ्लॉ अप्रोच है कि अगर वो मेरे प्रॉब्लम मेरी है, मेरे घर में सुकून रहे, अच्छा पीसफुल है, हेल्दी है, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इन रिलेशनशिप में जो आप मदर के साथ शेयर कर रहे हो उसमें ये बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों तरफ ही जो रिलेशंस आपके हैं, जैसे आपका मदर के साथ है या आपका वाइफ के साथ है, ये दोनों ही बड़े प्योर रिलेशनशिप्स हैं, और इसमें जब तक आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो मामलात जो है वो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आएंगे। तो बाउंड्रीज़ को सेट करना और ट्रू फीलिंग्स के साथ चलना ये एक वाहिद हल है जिसके थ्रू आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इस मैं इसको अवॉइड करूं उस तरीके से मैं थोड़ा सा किया जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, मुझे यकीन है उमर जाहिद साहब को अपने क्वेश्चन का जवाब मिला होगा, और अगर उमर साहब अगर आप कुछ और मज़ीद जानना चाह रहे हो या आप डिटेल में जानना चाह रहे हो कि आप इन स्किल्स को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को वैलिडेट कर सकते हैं, कैसे आप पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्लोर करें और उसके बाद उन फीलिंग्स को आप दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं कि आप इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकें उनके साथ। अगर आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप हमसे रब्ता मज़ीद कर सकते हैं, हम आपके सवालों को ज़रूर एड्रेस करेंगे। सर एक और सवाल यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मोहम्मद साकिब हकीमी साहब बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, उन्होंने हमें हमारे मुख्तलिफ़ 2 प्रोग्राम्स में 2 क्वेश्चन भेजे हैं और काफ़ी इंसाइटफुल पर्सन मुझे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो इंटेलेक्चुअल भेजे हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करने जा रही हूँ वो है कि कैसे हम यानी कितना अहम है हमारे लिए एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को और विदाउट मास्किंग, यानी अपने ओरिजिनल इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम वैलिडेशन को हासिल कर सकें। ठीक हो गया। सवाल छोटा सा, जवाब बड़ा है। जब हम इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर पाते तो वो हमारे ऊपर एक ऐसे कुछ बताना हो जाता है, ठीक है। और जब हम अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते तो ये कैसे ही है जैसे बस आपकी इमोशंस ये हैं और उसको कम नहीं करते, ठीक है। और अल्टीमेटली होता ये है कि किसी ना किसी सूरत में किसी उसमें बीमारी में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन ये है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते हैं और किसी को अगर ढीला किया जाए
एंजाइटी की सूरत में या किसी जिस्मानी बीमारी के लिए भी तो स्ट्रेस जो है वो प्रोवोक करता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, इस किस्म की बीमारियां भी तो स्ट्रेस की देनी होती हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मतलब आप डेफिनेटली सब डोमेन्स के जो अफेक्ट करेगा या फिर थिंकिंग को भी अफेक्ट करेगा या फिर इमोशंस को भी अफेक्ट करेगा या फिर साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करेगा या फिर बायोलॉजी को भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। सो शोइंग ट्रू इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें किसी सवाल मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेट हमें ये सिखाया जाता है कि आप बच के कैसे निकल सकते हैं, हमें ये काम सिखाया जाता है कि मैनेज करने के कैसे देना। सो इन चीजों के ऊपर गौर करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अगर तो हम कोई क्वेश्चन को निगलेक्ट करते हैं तो हम इसमें किसी फॉर्म ऑफ पैथोलॉजी में जो है जाते हैं, हमारे ऊपर जो है साइनेटिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है। तो जरूरी ये है कि हम उसको ट्रू इमोशंस जो है अपने शो करें। इमोशंस शो करते हैं तो फिर आगे जाने से हमें वैलिडेशन की जो अपने आप से वैलिडेशन वैलिडेशन विद सेल्फ। वैलिडेशन विद सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हम बता सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में बताएं कि ये एक तरह की माइक्रो एडिक्शन भी है जिसे हम बिहेवियरल माइक्रो एडिक्शन कहते हैं, इमोशनल मास्किंग, जिसमें हम ऑल द टाइम इस एडिक्शन में होते हैं कि हम अपने ट्रू इमोशंस को हाइड कर देते हैं और उनकी जगह एक मास्क जो है वो हम डिस्प्ले करना शुरू हो जाते हैं और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से उन ट्रू इमोशंस को छुपा रहे होते हैं। तो इसमें एक तरह से मज़ा भी तो मिल रहा होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में ज़रा हमें इमोशनल मास्किंग बता दें। बिल्कुल ठीक हो गया। वो पैटर्न पूरे काम करता है। ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी चीजें सीखी उनके डिफरेंट पैटर्न्स में डिफरेंट सिस्टम में हमने एक खाना बना दिया और उसके मुताबिक हम जो भी करते हैं। अब उसके मुताबिक हमने अच्छी चीजें तो हम अपनी लाइफ में सीख लेंगे। उनमें से एक चीज जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारा थिंकिंग स्टाइल है। थिंकिंग पैटर्न के दौरान जहाँ पे हमें पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग भी लेते हैं और इसमें जो है वो आना शुरू हो जाता है जिससे इमोशनल मास्किंग, ठीक है। कुछ लोग जो है इस किस्म के छोटे-छोटे वो उनके थिंकिंग का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो बन जाते हैं तो वो अपनी सारी उसी नजर से देखते हैं और उसी जो हम भी करते हैं स्टार्ट कर लेते हैं। तो इमोशनल मास्किंग एक छोटी एडिक्शन है जो सोचते अंदर पाता है और जब इस तरह से छोटी ये आदतें बढ़ जाती एक बड़ी बन जाती है। ठीक है। इनमें से नंबर 1 स्टेप आप याद करते हैं वो है इमोशनल मास्किंग कि हम हर जगह जो चीज करते हैं वो हम बताएंगे नहीं और और मैं उससे यही कि मैं आदत बदल बोल लेता हूँ कि बस सीखी जितना ठीक है। तो ये अगर मैं इसके साथ पे अपनी इमोशंस को भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ और आपको बताया जा रहा है मतलब है कि अपने साथ अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है। इस तरह की चीजें बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर जाता है। ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों के अंदर पाई जाती है एक और थिंकिंग माइक्रो एडिक्शन वो है रुमिनेशन। एक चीज को बैठ के सोच ही रहना। ठीक है। रुमिनेट करना बार बार, रुमिनेट करना बार बार, ठीक है। इसी तरह लोग जो है वो हमेशा उनका थिंकिंग स्टाइल ये बन जाता है कि उनको जब भी काम करना है वो हमेशा शॉर्ट ठीक है। वो हमेशा मकसद होगा कि सोचना चाहिए बात कोई पक्का काम नहीं करना। ठीक है। ठीक है सर, मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने जैसे बताया कि बचपन से हमें अगर वैलिडेट नहीं किया जाता या हमारी इमोशनल स्टेट जब हम बता रहे होते हैं उस इमोशनल स्टेट को स्नब किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। जैसे बच्चे किसी भी
जज्बात का इजहार करते हैं तो उन्हें ये कहा जाए आगे से कि नहीं ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचते, या आप ये बात अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसी बात ना करें। तो वो हम लीड नहीं कर रहे होते, हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते अपने बच्चों की कि वो इमोशनल मास्किंग सीख लें। क्या ऐसा ये बचपन की ट्रेनिंग की वजह से होता है? डेफिनेटली जहाँ कुछ चीजें हमें जीवन में आती हैं, काफी ज्यादा चीजें से बड़ी हम सीखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपका तवज्जो मैं आपकी जिस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को ये ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब ये चीज़ें पता चलती हैं कि ये बचपन की किसी ट्रेनिंग का असर है कि हम इमोशनल मास्किंग की माइक्रो एडिक्शन में आ गए हैं, बचपन से हमें वैलिडेट नहीं किया गया, इस वजह से हम वैलिडेट नहीं कर रहे, तो फिर मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को आप ये ज़रूर बताएं कि जो कमियाँ कोताहियाँ बचपन से आपके साथ हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती भी रहें, क्योंकि अगर आप स्किल्स सीखते हैं और आप अपनी पर्सनल एफर्ट इसमें पुट इन करते हैं तो बचपन की कमियों कोताहियों के साथ आपका नुकसान नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि बचपन में अगर कुछ हो गया है आपके साथ तो फिर आप उसी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ही चलते रहेंगे। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि डिटेल से बताएं कि इमोशनल मास्किंग को हम ट्रेनिंग के थ्रू कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस मिथ की बात करते हैं, बचपन में हमने बात की वो हमारी पर्सनैलिटी परमानेंट है। ठीक है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अपनी सोच को जो है तब्दील करके हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल सकते हैं, हम अपनी बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने अपनी लाइफ में वो भी एक ट्रांजिशन है, एक टाइम हम कुछ अगर नेचर के साथ चेंज नहीं है। फिर मैंने इस पे बताया कि नेचर तो है नहीं, चेंज नहीं करता। बिल्कुल। नेचर हमेशा हम जब बदलता है क्यों को लिमिट कर लेके हमने चेंज नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये भी मैंने सोचा कि ओनली थिंग कांस्टेंट इज द वर्ड इज चेंजिंग। बिल्कुल, कोई चीज कांस्टेंट रहता है, चेंज ही है। चेंज ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, यहाँ मैं थोड़ी सी मुश्किल उर्दू का सहारा भी ज़रूर लूँगी कि एक शेर का मिसरा मुझे याद आ रहा है कि सबात सिर्फ तगय्युर को है ज़माने में, यानी सिर्फ चेंज का प्रोसेस जो है वही रुका हुआ है, बाकी कोई चीज़ नहीं रुकती, हर चीज़ चेंजेबल है। सो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इमोशनल मास्किंग को हमने फॉर एग्जांपल बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो अब टाइम है कि हम अपने साथ जो है सच बोलना शुरू करें। हम लोग दूसरों को कहते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं बोलते, हम सब झूठ बोल रहे हैं, और फिर हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी हम अपने साथ अच्छा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपने इमोशंस को बिल्कुल एज इट इज एक्सप्रेस करना चाहिए। इसलिए मुझे मतलब कि इमोशंस गलत होते हैं, अच्छे होते हैं, कोई चीज नहीं होती, इमोशन इमोशन होता है। उसको लेवल पर खुद अगर से देंगे कोई नहीं हो जाता है। अगर उसको कहेंगे कि अच्छा है वो अच्छा बना कि रिफ्लेक्शन तो पूरा होगा। तो कभी ये भी ये बता रहे हैं इमोशन को उसको फील करना, उसको समझना और उसको मुताबिक वो अच्छा बेहतर बनाना, ये ज्यादा जरूरी है। So it is a learnable process. अपने इमोशंस को बिल्कुल अवॉइड ना करें, बिल्कुल उसको उसको जरूर उसमें सोचें, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है सर, ये बड़ी शानदार बात आपने की है कि ये लर्नेबल प्रोसेस है, क्योंकि अगर हमें कहीं इस किस्म की थॉट हमारे अंदर डेवलप हो जाए कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बना दिए गए हैं या जैसे हम बचपन से हमें जो चीज़ें जो स्किल्स सिखा दिए गए हैं हम मजबूर हैं वही सब करने पे, तो ये कोई वैलिड बात नहीं है। हम ऑल द टाइम सीखने के प्रोसेस में हैं और इंसान वो है जो सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। बल्कि मोहम्मद साकिब हकीमी साहब ने हमसे एक और सवाल किया है जिसका जवाब हम इसी स्टैंस में हम आगे लेके चल सकते हैं अपनी गुफ्तगू को।
उनका सवाल बड़ा शानदार है। वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारे साथ जब हम अपने किसी बिलीफ को एड्रेस करते हैं और उसको हम चेंज करते हैं। ये वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस की उन्होंने बात की है जिसके बारे में आप हमें अभी बता रहे थे कि हम अपने बिलीफ को चेंज करते हैं और उसके बाद हम उस चेंज से फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा भी होता है कि हम सम टाइम अपनी एफ़र्ट्स से अपने बिलीफ को चेंज करते हैं और उसके बाद हम दोबारा अपने पुराने बिलीफ में वापस आ जाते हैं और वो पुराना बिलीफ जो है वो हमारा बार बार वापस आता है। तो हम इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं और फिर हम इसके साथ कैसे गुजारा कर सकते हैं कि एक चीज़ जो हमने चेंज की है वो बार बार अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। तो सर ये बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, मेरे जहन में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इंसिडेंट है। अच्छा सवाल है। मैं खुद एक टाइम सोचा करता था, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट ईयर अपने नेचुरल में जो है तालीम शुरू की तो उस पूरा ये सवाल दिमाग में आता था। कभी हम अपनी फीलिंग्स और बिलीव्स के साथ चिपकते जाते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। बिल्कुल। इसके एक हमारा ह्यूमन नेचर जैसा है कि वो फैमिलियरिटी को पसंद करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो है ये प्रोसेस मौजूद है, ये जो चीज हमें फैमिलियर लगती है तो हम उसके करीब करीब रहना पसंद करते हैं। ठीक है। सो जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है और जो हमारे साथ चल रही है 10 सालों से, हम उसके साथ फैमिलियरिटी से कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है हमारा, या कह लें कि न्यूरल पाथवेज डेवलप हो जाते हैं और हम रिस्पॉन्स परसिस्टेंट की माइक्रो एडिक्शन में आ जाते हैं कि हम बार बार फिर यही करेंगे, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा मगर हम यही करेंगे। ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल एक सब्सिट्यूशन पॉसिबिलिटी भी नजर आती है, ठीक है, तो उसके जाते जाते मुझे थोड़ा सा डर लगे तो मुझे मालूम है मुझे उस सॉल्यूशन के साथ सफाई नहीं होगी। सो मेरी ह्यूमन नेचर ये है कि वो जिसकी फैमिलियरिटी ज्यादा है उसे मुझे ज्यादा है। सो एग्जांपल देखते हैं तो पॉइंट में गाड़ी पे जाना किसी फॉर एग्जांपल मैं गांव से पेशावर जाता हूं, मेरे पास जो फैमिली रास्ता वो बेटा है। अब फॉर एग्जांपल मैच है जिधर काम हो रहा है उसकी वजह से स्विमिंग करना पड़ रहा है जेटी रोड पर जाने में। ये एक पॉसिबिलिटी है कि मैं कहूँ कि अच्छा है वो करीब के करीब से जो भी जाती है लंदन शासन जैसे याद करता हूँ या फिर जिस तरह ये खत्म होगा तो आता है घूमने पे आ जाता है। मैं इस चीज की ओपन बहुत हुआ कि नहीं आज मैं बेशक बिल्कुल पूरी करूँ पहुंचना है सो जिस चीज के साथ फैमिलियरिटी होती है आपको ज्यादा याद रखने की वो हम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल भी ऐसे हैं जो इमोशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ नहीं करते हैं तो हम चाहते हैं उसके साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब कोई नई इख्तियार आती है तो हम उसके अवॉइड करने वाली स्ट्रेटजी में आते हैं। कामयाब वो शख्स है जो उसको भी एक्सपीरियंस करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही आपकी बात जब कंफर्ट पर करते हैं तो फिर हमारी आंखें खुलना हो जाती है, हम सेंसेटिव बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी प्योरिटी ज्यादा जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। सो ये एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है कि नई चीजों को अपनाने में थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ आगे सीखे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात सर मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो चीज़ हमें बार बार हमारे नए सेट किए हुए पैटर्न से हटाती है या नए बिलीफ के साथ हमें चलने नहीं देती, इस चीज़ को हम अगर डायग्नोस करने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कोई रिस्पॉन्स परसिस्टेंस की माइक्रो एडिक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे ब्रेन का कोई सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म भी हो सकता है, ये कोई डिनाइल का पैटर्न भी हो सकता है, ये कोई खुद फरेबी भी हो सकती है जो हमें लीड कर जाए हमारे पुराने उन्हीं बिलीफ्स के साथ।
जो कि हमें कहीं ना कहीं कोई सूदिंग दे रहे हों। और क्योंकि जब भी आप कोई नया रास्ता इख्तियार करते हैं, वही आपकी वाली बात, तो थोड़ी बहुत बेचैनी तो होती है, चाहे वो रास्ता हमें फ़ायदा ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, यानी हम उस रास्ते पे चल के फ़ायदा ही क्यों ना उठा रहे हों, लेकिन उसके नएपन से हमें थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ज़रूर डेवलप होती है। तो इसको हम डिनाइल की स्टेट भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिनाइल की स्टेट कहा सकता है इसको। इंसान जब भी कोई नई चीज देखे, एक कोट अक्सर मैं इधर उधर सुनता हूँ और बड़ा मशहूर है, लेकिन गलत भी है। वो उसे कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि जितनी जो है आपको इल्म कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वो असल में इसी चीज को इसी बिलीफ को जो है कवर करता है कि हम अगर जान जाए तो फिर शायद हमें उसको डील भी करना पड़ेगा कि वो शायद में गिर जाएंगे। ये प्रोसेस आगे की जाने चलेगा तो अच्छा है कि के रहो तो कम से कम अगला बोझ में नहीं लेगा। तो एक डर है, एक खौफ है कि हमें पेट रखता है, इसको हम ब्लिस का नाम देते हैं। इसका मतलब हम ब्लिस क्या है, ठीक है। सो ये बिल्कुल डिनाइल क्योंकि इंसान नहीं चाहता कि उसका डिनाइल है टूटे और उसे एंजाइटी हो और तकलीफ हो। तो उस तकलीफ से बचने के लिए उसको ब्लिस का नाम देके कहता है मैं अच्छा सीखूं, क्या ये मुझे नहीं पता होता तो अच्छा होता। और वैसे भी हाँ, जहाँ अपना कसूर नज़र आ रहा हो वहाँ पर तो हमारा ब्रेन हमारे लिए वकील सफाई की खदमात फ़ौरन सर अंजाम देता है। जहाँ हमें कोई गलती हमारी नज़र आ रही हो तो फिर हमारे ब्रेन के डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाते हैं और वो फ़ौरन झुठलाते हैं उस हकीकत को कि नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरा वो ये भी है कि चेंज डिफिकल्ट प्रोसेस है। चेंज के साथ हमेशा एडजस्टमेंट आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिक्र कर चुका हूँ। एक बच्चा एक स्कूल छोड़ता है, दूसरे स्कूल जाता है, नए दोस्त बनाते हैं। मैंने जब पेशावर छोड़ के मेरे घर में था, एडजस्टमेंट भी हुए थे, ठीक है। इसी तरह कोई दूसरे मुल्क जाता है तो उसे एडजस्टमेंट हम अपने मरीजों से कहते हैं कोई बीमारी को छोड़ के तो उन्हें भी एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह जब हम अपने पुराने की जाने जाते हैं तो हम एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम उनके साथ फैमिलियरिटी बनाते हैं और फिर आगे अपनी इस कंफर्ट सर्कल को जब बढ़ाते जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जिसमें एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिल्कुल। बल्कि सर मुझे यहाँ पर वो वाक़या याद आ रहा है जो कि मैं अपने नाजरीन को सुनाना चाहूँगी ताकि गुफ्तगू थोड़ी सी हमारी लाइट हो जाए, कि जिसमें वो एक पटवारी था जिसे तरक्की दी जा रही थी। अंग्रेज़ सरकार उसे तरक्की दे रहे थे, नए कमिश्नर जैसे ही आते थे वो उसे तरक्की देते थे, मगर वो वापस आके कहता था कि मुझे एप्लीकेशन लॉन्च करता था कि मुझे तरक्की नहीं चाहिए और मुझे वापस अपनी सीट पे बैठने दिया जाए। और ये बड़ा ही यानी वाज़ेह दलील है इस बात की कि इंसान को चाहे तरक्की की सूरत में तब्दीली आ रही हो तो तब्दीली को बर्दाश्त करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा होता है। तो मैं चाहूँगी कि वो वाक़या अगर आपकी मेमोरीज़ में है तो आप प्लीज़ वो वाक़या सुनाएं। ये जो सुना था बिल्कुल, जिस तरह आपने साखा बना दिया कि एक शख्स है जिसको जब कोई नया ऑफिसर उसका आता था तो कहता था यार कितनी मेहनत कर रहा है, तो ये तो डिजर्व करते थे। वो जब तरक्की की रिकमेंडेशन लिखता था वो अफसर चला जाता था, तो ये परेशान हो जाता था। ये शख्स ये जब जाता था अपनी हाई अथॉरिटीज के पास कहता था अच्छा वो तो अथॉरिटी ठीक है, फिर हाई अथॉरिटी चेंज होती थी,
तो उन्होंने भी तरक्की की चाहिए, ये शब्द होके सही जाता है कि नहीं मुझे तरक्की नहीं चाहिए। सही किसी तरह वो लिख के देते हैं पृथ्वी को तरक्की नहीं चाहिए। सही चाहिए तो आप क्यों से मजबूर कर रहे हैं सही आगे बढ़े। सही, बड़ा ही शानदार डायलॉग है कि जब फिदवी तरक्की करना ही नहीं चाहता तो बार बार तरक्की देके फिदवी को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो इसका सवाल है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के साथ हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो इख्तियार कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारा बहुत दूर ना जाए। बिल्कुल। और जो कामयाब होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे वो अपने डिस्कम्फर्ट को हमेशा चैलेंज करते हैं, उससे बढ़ के आगे जाते हैं तो वो फिर के बड़ा होता चला जाता है। ये बड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग कंफर्ट जोन से बार-बार कहते हैं और इंसान की चाहिए कि वो ऐसे काम जरूर करे जिसके उनको चैलेंज जरूर करे। ठीक है, तो हमारी इस गुफ्तगू से ज़रूर हमारे नाजरीन ने नतीजा अख़ज़ किया होगा कि तरक्की को हासिल करने के लिए चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्टेंस देना ये सबसे अहम चीज़ है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है उसे एक्सेप्ट करें, उसे एंजॉय करें, बल्कि उस चेंज में से अपने लिए एक ऐसा रास्ता मुतय्यन करें जो कि आपको तरक्की की तरफ ले जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने बेसिक जो बिलीफ की बात की वो है कंफर्ट से निकलने की। ये जो है इसको मैंने कहते हैं इग्नोरेंस लिस्ट ऐसे सी चीज नहीं है, अपने आप धोखे में रहने में क्या डिनाई कर जाता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम एक चीज पे करते हैं तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और यही फिर हमारी वैल्यूएशन है। अगर हम एक कंफर्ट में रह जाते हैं, एक ही चीजों में रहना शुरू कर लेते हैं, एक ही प्रॉब्लम के साथ जुड़ना शुरू कर लेते हैं, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है कि लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट एंड लाइफ बाय डिज़ाइन। ज़्यादातर हम में से लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि वो किसी हद तक गुजार भी रहे होते हैं, जबकि इस गलत फहमी से पर्दा उठाएं कि लाइफ को डिज़ाइन भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पल्ले पड़ गई हैं और आपने उनके साथ ऐसे ही चलना है, बल्कि आप उन चीज़ों को अपनी मर्जी से इमेंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा वही बात मैंने क्लोरोप्लस का जिक्र किया कि कॉम्पोनेंट है कि हमें जिस से साथी नहीं है हम उसी से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये ताकत है, हम इसको नहीं ला सकते तो हम बड़ी बड़ी अपने आप से ठीक करते हैं। हम अगर अपनी सोच रहे तो इससे एक्सपेक्ट करना है कोई और वो हमारी तरक्की की ये एक अच्छा बिलीफ नहीं है, ये इंसान को डिपेंडेंट करता जाता है। ठीक है। और हमें डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए, जब भी हम काफी चीजें कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। तो इंसान अपनी खुशी के अपने हालात बेहतर बनाने के लिए खुद को ये सारे स्टेप्स लेना जरूरी है, खुद को कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है। बिल्कुल। पिछले सवाल में एक चीज हम सुनते रहते हैं, इसमें एक फैमिलियरिटी है, दूसरा एलिमेंट ये है कि हमारी इमोशनल ब्रेन एक्टिवेटेड हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन कम से होना शुरू हो जाता है। उस वजह से हम इमोशनल चीजों में पड़ के रह जाते हैं। तो हमारा दिल चाहता है कि हम कोई सोच करके आगे इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करें। हम इमोशन डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब तक इमोशन हमें हिलाएगा तब तक हम हिलेंगे, इसकी तो इससे निकलना बहुत। बिल्कुल सर, ये तो इंसान की मजबूरी भी तो है, क्योंकि जदीद रिसर्चेस भी तो ये बताती हैं कि इंसान कोई इंटेलेक्चुअल मखलूक नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल क्रिएचर है
और इमोशंस के ऊपर ओवरकम करना ये बड़ा अपहिल टास्क है। यहाँ पर ब्रेन को काफ़ी कॉन्शियस एफर्ट जो है वो पुट इन करनी पड़ती है, जिससे आप इमोशंस के ऊपर कंट्रोल डेवलप करते हैं। लेकिन खूबसूरती और इफेक्टिविटी की चीज में है कि दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट किया जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। इंसान ऐसे हो नहीं सकता अगर हमारे ब्रेन में मौजूद है तो इसका मतलब कोई फायदा है, लेकिन उससे बढ़ते इंटेलेक्चुअल ब्रेन मौजूद है जिसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी इस्तेमाल में रखना चाहिए। ठीक है। तो बैलेंस देखना, हर प्रॉब्लम जो भी है लाइफ में उसका मुश्किल एस्पेक्ट भी देखना, उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी देखना, दोनों के दरमियान एक अच्छा बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम सिर्फ वन साइड को सोचना शुरू करते हैं। बिल्कुल। सर हमें बिल्कुल चाहिए कि हम बर्ड आई व्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली अपनी थॉट को डेवलप करें, बजाय इसके कि हम अपने पर्सनल बाइसेस या हम कोशिश समटाइम ये कर रहे होते हैं कि हम किसी की हमदर्दी में जाके सोचना शुरू हो जाएं, बल्कि हमें चाहिए कि हम एक ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों को परसीव करना शुरू करें। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम में हमारे नाजरीन के लिए एक बहुत मुफीद गुफ्तगू हमने जो की है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों ने उठाया होगा, और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह नाजरीन अपने सवालात हमें आगे भी भेजते रहें। कमेंट के ज़रिए आप अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं, और अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते तो आप अपने क्वेश्चंस हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और आपके कोलैबोरेशन से आज का प्रोग्राम बहुत ही यूज़फुल हुआ। आज की डिस्कशन ने लोगों को बहुत फ़ायदा दिया होगा। मैं चाहूँगी कि मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाऊँ, मगर वक्त की कमी है, लिहाजा मैं अपना सवाल अनाउंस ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसका डिटेल में जवाब दिया जाए। सवाल ये है, नादिया अजवद चिश्ती साहिबा हमसे ये पूछ रही हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट नेगेटिव पीपल। हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था, जो कि मुझे याद है टॉक्सिक लोगों से किस तरह डील करते हैं। टॉक्सिक पीपल या नेगेटिव पीपल एक ही बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इस सवाल को एक नए पर्सपेक्टिव में दोबारा एड्रेस करें और कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी हम डिस्कस करें जिन सिचुएशंस में इमोशंस काफ़ी हाई होते हैं और ऐसी सिचुएशन हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। सो मैं चाहूँगी सर इस प्रोग्राम में आप थोड़ा सा इसका जवाब दे दें, लेकिन हम अपने अगले प्रोग्राम में इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। और अपने नाजरीन से मैं कहूँगी कि अगर वो इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या कोई अपनी पर्सनल सिचुएशन वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो हमें अपना सवाल भी भेज सकते हैं या इनबॉक्स में भी हमारे साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं। सो सर आप प्लीज़ इसका जवाब मुख्तसर सा दे दें। ये एक ऐसे सवाल है जो मेरे ख्याल से आगे भी बात करते रहेंगे। काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है, कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिए जाएंगे। आज के इसमें मैं जितना समराइज करके इसको बता सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस चीज को अपनाने के लिए आपके पास इख्तियार है अपना रिस्पॉन्स कुछ नहीं करता। ठीक है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी शब्द को आपके पास है। तो जब किसी नेगेटिव लोगों के पास आप हो और वो नेगेटिव बातें करते हैं, टॉक्सिक बातें करते हैं, तो अगर आप टॉक्सिक हो जाते हैं तो मतलब है कि आप अपनी इजाजत दे दें तो आपको टॉक्सिक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसी सूरत में नो दैट यू कैन मैनेज योर ओन इमोशंस। उनकी बातें आपको इमोशनली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव पीपल के साथ अगर तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसका एक मतलब ये भी है कि आप अपनी बाउंड्री वीक हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करें, वीक असर्ट करना शुरू करें, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन विद नेगेटिव पीपल का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है गार्ड और राइट्स। ठीक है, आप अपनी बाउंड्रीज को और अपने राइट्स
खुद गार्ड करना है। नेगेटिव लोग और जो टॉक्सिक लोग होते हैं, एब्यूसिव बिहेवियर को या उनके कह देना या उनको कहना कि ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको इजाजत देते हैं कि वो फ्यूचर में भी हमारे साथ ऐसे ही करें। बिल्कुल। तो उनके एब्यूसिव बिहेवियर को हर किसी नॉर्मलाइज करना है, ऑलवेज गार्ड बाउंड्रीज, लेट देम नो। ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने में बात हो, हमें कहानी की सूरत में हमें बातें जो है वो नोट करनी चाहिए, हमें बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करना चाहिए। ये असर्टिवनेस के साथ यही चीज हमें प्रोसेसिंग से ठीक है। सो हमें इन चीजों का ख्याल हम रखें। नेगेटिव लोगों के साथ कम्युनिकेशन होना हो जाता है, उनके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसका ताल्लुक जो हमारे कैरेक्टर पे करता है और हम किस चीज की इजाजत देते हैं उससे भी बिल्कुल। सर इसमें मैं भी थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगी नादिया अजवद चिश्ती साहिबा को कि नेगेटिव लोग या टॉक्सिक लोग हमारे साथ जो भी करते हैं वो एक प्रोसेस है जिसमें 50% वो करते हैं और 50% हमारे अपने हाथ में है कि हम उसको रिसीव करते हैं। सो अगर हम वो 50% वाला काम ना करें, यानी हम उन चीज़ों को उस तरीके से डिफ़ाइन ना करें जिस तरह वो हमारे साथ की जा रही हैं, हम उनका इम्पैक्ट ना लें, हम अपने इमोशंस पे उनका इन्फ्लुएंस ना लें, तो ये प्रोसेस कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता। या जो वो करना चाह रहे हैं हम वो होने ही ना दें। वो अगर हमें अपसेट करना चाह रहे हैं और अगर हम अपसेट नज़र नहीं आते तो डेफिनेटली वो अपने मकासद में कामयाब तो नहीं हुए ना। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास चॉइस है रिस्पॉन्ड करने की। हम इस अंदाज में रिस्पॉन्ड करते हैं, चॉइस हमारे पास है और इसको भी यूज करते हैं। अगर अगला शख्स टॉक्सिक करके हमें टॉक्सिक बना देता है तो इसका मतलब ये है कि मैं तो उसे ज्यादा तो हमें अपने साथ जो बातें करते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मुझे भी आया कि टॉक्सिक होने का भी हम अपने साथ टॉक्सिक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अपने माइंड से अपने आप को टॉक्सिक कर देते हैं, बिल्कुल सेल्फ सबूताजिंग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें इस चीज में भी गौर करना चाहिए कि यार मैं आप तो अच्छे अंदाज में ट्रीट कर रहा हूँ, अपने सेल्फ टॉक में जो है जो दे रहा हूँ, अपने अपने साथ टॉक्सिक नहीं है। जब इस चीज का हमें एहसास हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम उसको भी शेयर करना सीख जाते हैं। बिल्कुल। मुझे यकीन है नादिया साहिबा को अपने सवाल का जवाब मिला होगा, मगर नादिया साहिबा आपके लिए अगले प्रोग्राम में हम डिटेल से इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ऐसी सिचुएशंस को भी जो इंटेंस इमोशनल सिचुएशंस होती हैं इनको कैसे डील किया जाता है। और इसमें हम अपने तौर पे तो आपके साथ कुछ कंटेंट डिस्कस करेंगे, मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी इसमें इंटरवीन करें, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और नाजरीन, अगर आपके पास कोई इंटेंस इमोशनल स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस मौजूद हैं, तो आप उनको हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात कर सकें। ये फ़ोरम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है और इस फ़ोरम से हम चाहते हैं आपको भरपूर फ़ायदा दिया जाए। इसी थॉट के साथ मुझे और सरसाद शहीद को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते इसी दिन इसी टाइम पर आपके साथ हम फिर शामिल गुफ्तगू होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।